स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट का राजनीति विज्ञान का पेपर जो 2021 का है और यहाँ सेकेंड शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था। इसके 22 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं और 23 नंबर बस से आज स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, पिछले 7 सालों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ कौन से समझौते किए हैं। तो 7 सालों के अंतर जो भारत ने पड़ोसियों के साथ समझौते किए हैं उसे हमें बतलाना है। तो देखिए, इसके अंतर्गत हमारे 2 समझौते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, भारत नेपाल शक्ति व्यापार समझौता और अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध। ये 2 समझौते जो हैं भारत ने 7 सालों के अंदर किए हैं। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, क्योंकि जो 3 और 4 हैं यह उससे पुराने समझौते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी, जनहित याचिका। जनहित याचिका जो है वह भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का कोई कारक नहीं है। और जो प्रक्रियात्मक कानूनों में कमी या दोष, कोर्ट प्रक्रिया और प्रबंध व्यवहार के पुरातन प्रवृत्ति, न्यायिक प्रक्रिया का धीमा होना और पहुंच से बाहर होना, ये न्यायिक व्यवस्था में सुधार का कारक है। बट जो जनहित याचिका है यह भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का कोई कारक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रशासनिक आधार समितियों आयोगों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो हम इसे अगर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो पहली जो समिति आएगी वो आएगी गोपालास्वामी अयंगर समिति, सेकेंड नंबर पे आएगी गोरवाल समिति, थर्ड नंबर पे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और फोर्थ नंबर पे आएगा सतीश चंद्र समिति। तो हमारा ऑप्शन सही होता है 2, 3, 1, 4। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 2, 3, 1, 4, यानी गोपालास्वामी अयंगर समिति, देन गोरवाल समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर लास्ट में सबसे आएगा सतीश चंद्र समिति। ऑप्शन बी 2, 3, 1, 4। निम्नलिखित में कौन से उत्तर आधुनिक चिंतक है। तो उत्तर आधुनिक चिंतक को हमें बतलाना है। तो इनमें से उत्तर आधुनिक चिंतक है माइकल फुकोल्ट एंड जियोफ्रेकोइस लियोटार्ड। फर्स्ट एंड थर्ड हमारा आंसर सी होगा। कुछ देख लेते हैं। ऑप्शन बी, फुकोल्ट एंड लियोटार्ड, 1 एंड 3। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत ने 1954 में जो पड़ोसी देश था जिस पे पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके साथ वह था चाइना, चीन। हमारा ऑप्शन सही होगा ए, चीन। अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सुलझाई नहीं जा सकती। यानी भारत की समस्याओं को जो अगर समाधान हमें करना है समस्याओं का, तो उसमें विशेष मतलब इसमें से किसकी आवश्यकता जरूरी है, इसके बगैर हम उस समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार का विस्तार करके। अगर हम राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार का विस्तार करके करेंगे तभी समस्याओं का समाधान होगा, अन्यथा इन समस्याओं को हम सुलझा नहीं सकते विवेकानंद के विचार के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी हमारा सही होता है। हमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ बुक और थिंकर्स के नाम दिए, ऑथर के नाम दिए गए हैं। देखिए, पहला जो हमारे हैं गेल आम्वेट की जो बुक है वह है दलित विजन्स, द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडियन। और के वी रमनी की बुक है पेरियार एंड हिज आइडियोलॉजी। एन वेलुस्वामी की बुक है पेरियार द सोशल साइंटिस्ट। एंड MD गोपाल कृष्णन की जो बुक है वह है पेरियार फादर ऑफ द तमिल रेस। ऑप्शन हमारा सही होता है 4, 3, 1, 2। ऑप्शन डी हमारा सही होता है 4, 3, 1, 2। भारत में कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य के लिए भेजा गया। तो भारत में कैबिनेट मिशन के आने का उद्देश्य क्या था, ये हमें बतलाना है। तो देखिए, पहला उद्देश्य था इनमें से भारत में कैबिनेट मिशन आने का, उसमें राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था करना, और थर्ड नहीं होगा, फोर्थ है अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रांतीय असेंबलियों द्वारा एक संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव करना।
तो हमारा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। देखिए थर्ड में दिया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता का दमन करना, तो ये कैबिनेट मिशन का उद्देश्य नहीं था। तो हमें क्या बतलाना है, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत में आने का था बतलाना है। तो उसमें राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था करना, और फोर्थ है अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रांतीय असेंबलियों द्वारा एक संविधान सभा का या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का चुनाव करना। तो 1, 2 एंड 4 हमारा सही होता है। देख लेते हैं कूट, ऑप्शन बी हमारा सही होता है 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट है यूएन की शांति स्थापना के विषय में इनमें से कौन से वक्तव्य सत्य है। तो जो यूएन है, यूएन की शांति स्थापना के विषय में जो सत्य कथन है उसे हमें बतलाने हैं। तो देखिए हमारा जो पहला कथन है, इसके प्रावधान यूएन चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं। सत्य कथन को बतलाना है हमें। तो यूएन के जो इसके प्रावधान जो है वह यूएन चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं। सत्य कथन हमें बतलाना है, तो यह सही हो जाता है। उसके बाद सेकेंड है कि यह यूएन के महासचिव का एकमात्र परमाधिकार है, तो यह गलत है। थर्ड है कि उत्तर शीत युद्ध काल में इसके परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए, तो उत्तर शीत का युद्ध काल में इसमें परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए थे, तो थर्ड भी हमारा सही होता है। फोर्थ है कि भारत और अमेरिका ने इसे संयुक्त रूप से प्रयोजित किया था, तो यह गलत है। तो हमें सिर्फ सत्य कथन को बतलाना है यूएन के समक्ष में, तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड सही होता है। तो हम कूट देख लेते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही होता है फर्स्ट एंड थर्ड। अगला है निम्नांकित मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार नागरिकों व गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। तो हमें इनमें से वह अधिकार को बतलाना है जो अधिकार नागरिकों को भी प्राप्त है और जो विदेशी हैं या जिनको नागरिकता नहीं प्राप्त है उनको भी प्राप्त है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होता है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की मौलिक रचनाएं हैं। तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की मौलिक यानी रचनाओं को बतलाना है। तो देखिए फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की जो रचना है वह है पीस रेट सिस्टम, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स एंड फोर्थ है सॉफ्ट मैनेजमेंट। पीस रेट सिस्टम, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स एंड सॉफ्ट मैनेजमेंट 1, 2 एंड 4 इनकी रचनाएं हैं फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की। तो ऑप्शन हमारा बी सही होता है। तीसरी दुनिया की पहचान निम्न आय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किनके होने से होती है। जो तीसरी दुनिया है उनकी पहचान निम्न आय के अतिरिक्त, अगर निम्न आय है उसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से किनके होने से होती है वह हमें बताना है। तो देखिए इसमें सामाजिक असमानता, और फिर थर्ड नंबर पे आएगा मानव तथा अर्थ संबंधी निर्धनता, लिंग असमानता, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का नहीं, इसमें आर्थिक समृद्धि से पहचान का यहाँ कारण नहीं है, तो इनकी आर्थिक समृद्धि नहीं होगी, बल्कि जो सामाजिक समानता असमानता है, मानव तथा संबंधी निर्धनता है और लिंग असमानता की बात की गई है इसमें। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारा आंसर इसमें सही होगा, ऑप्शन बी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नगर निगम के संबंध में 74वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए। तो इनमें से हमें वह प्रावधान को बतलाना है जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए हैं। तो देखिए पहला दिया गया है कि सीटों को वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा, तो इसकी व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। सेकेंड है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण की बात भी 74वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। और थर्ड है कि अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण, तो अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात 74वें संशोधन में नहीं की गई है। फोर्थ है कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, तो इसकी बात भी 74वें संशोधन में की गई थी। तो हमारा आंसर क्या सही होता है 1, 2 एंड 4, ऑप्शन ए हमारा सही होगा 1, 2 एंड 4। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार किस पर आधारित था। तो नेहरू के राष्ट्रवाद के विचार हमें बतलाने हैं, विचार जिस पे आधारित था वो हमें बतलाने हैं। तो उनका विचार आधारित था नेहरू जी का उग्र राष्ट्रवाद, तो यह गलत होगा क्योंकि नेहरू के राष्ट्रवाद का जो विचार था वह उग्रवाद पे आधारित नहीं था। और सेकेंड है कि सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास, तो नेहरू जी जो थे वह सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास करते थे। थर्ड है कि स्वनिर्धारण का अधिकार, तो स्वनिर्धारण की बात भी नेहरू जी ने अपने राष्ट्रवाद के विचार में की थी, यानी इस पर भी वहाँ राष्ट्रवाद उनका आधारित था स्वनिर्धारण का अधिकार पर। और फोर्थ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषित विश्ववाद जो था उस पर भी राष्ट्रवाद का विचार आधारित था नेहरू जी का, तो फोर्थ भी सही होता है। 2, 3 एंड 4 सही है।
तो हमारा ऑप्शन डी सही होता है 2, 3 एंड 4। यानी सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास, स्वनिर्धारण का अधिकार और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषी विश्ववाद जो था वह नेहरू के राष्ट्रवाद विचार का आधार था। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारा ऑप्शन डी सही होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इमाइल के लेखक कौन है? तो इमाइल के लेखक सबको पता ही होगा, रूसो है। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। निम्नलिखित मतों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? तो ये जो थिंकर दिए गए हैं उनमें से वह कौन से थिंकर्स हैं जो व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित नहीं थे? तो उसमें हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन ए, C.W. मैनिंग। C.W. मैनिंग जो थे वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित नहीं थे, जबकि कार्ल W. डायस, केनेथ बोल्डिंग, मॉर्टन कैपलान ये व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित थे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए, C.W. मैनिंग नहीं संबंधित थे। किससे? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक में से वह नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारत सरकार के भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1954 में, यानी मार्च 1954 में। हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन डी, मार्च 1954। अगला क्वेश्चन है, पैट्रिक डनलेवी ने नवलोक प्रबंधन NPM के कौन से 3 प्रमुख घटक गिनाए हैं? तो देखिए जो पैट्रिक डनलेवी थे पैट्रिक डनलेवी ने जो नवलोक प्रबंधन NPM के 3 प्रमुख घटक बतलाए थे वह हमें बतलाने हैं। तो पैट्रिक डनलेवी के द्वारा नवलोक प्रबंधन में 3 प्रमुख जो घटक बताए गए थे वह थे, देखिए ऑप्शन हमारा डी सही होगा, बी समुच्चयन था, प्रतियोगिता और प्रोत्साहीकरण था। तो बी समुच्चयन, प्रतियोगिता और प्रोत्साहीकरण जो था वहाँ पैट्रिक डनलेवी के नवलोक प्रबंधन के द्वारा में 3 प्रमुख घटक बतलाए गए थे पैट्रिक डनलेवी के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत कहा है? मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत किसने कहा है? तो देखिए मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत कहा था कार्ल पॉपर ने एंड हन्ना आरेंट ने। तो 1 एंड 3 हमारा सही होता है ऑप्शन बी। कार्ल पॉपर और हन्ना आरेंट ने मार्क्सवादी को अधिनायकवादी सिद्धांत कहा था। ऑप्शन बी हमारा सही होता है 1 एंड 3। नेक्स्ट है, कथन है कि माउंटबेटन प्लान की घोषणा 13 मई 1947 को की गई थी। माउंटबेटन प्लान की घोषणा क्या 13 मई 1947 को की गई थी? तो यह कथन जो था वह असत्य है, यानी गलत है। और कारण दिया गया है कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन प्लान का अनुसमर्थन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में किया। तो देखिए यह कथन हमारा सही है और कथन जो है वह गलत है, कारण सही है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है इसमें ऑप्शन ए असत्य है परंतु आर जो है वह सत्य है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, यह कथन था B.A. लेनिन का। ऑप्शन डी हमारा सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सतही पर्यावरण बिंदु किसमें विश्वास रखते हैं? जो सतही पर्यावरणीय बिंदु है वह किसमें विश्वास रखते हैं? तो देखिए पहला होगा हमारा लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि में, यह सत्य है। विकास विरोध में गलत है, सतत विकास में, तो यह सत्य है। और फोर्थ है कि पर्यावरण केंद्रवाद इकोसेंट्रिसिज्म में, तो नहीं। तो हमारा देखिए सही कथन इसमें जो सतही पर्यावरण बिंदु है वह विश्वास किस में रखते हैं? तो फर्स्ट होगा लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि में और थर्ड होगा सतत विकास में, यानी फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हैंस जे मार्गेनथाउ के पर्यायवाद के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो मार्गेनथाउ के पर्यायवाद के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है, उसे हमें बतलाना है जो मार्गेनथाउ का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए पहला दिया गया है कि राष्ट्रीय हित शक्ति के संदर्भ में सदैव परिभाषित होता है। तो राष्ट्रीय हित और शक्ति की बात जो संदर्भ में सदैव परिभाषित होता है, यह मार्गेनथाउ का सिद्धांत था। सेकेंड है कि राजनीतिक गतिविधियों एक स्वायत्त क्षेत्र है, जो राजनीतिक गतिविधि है वह एक स्वायत्त क्षेत्र है। तो यह भी मार्गेनथाउ के सिद्धांत में मुख्य सिद्धांत था। और राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है। तो देखिए राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है, यह बात मार्गेनथाउ द्वारा नहीं की गई है। फोर्थ है कि राजनीतिक मानव स्वभाव में सन्निहित है। तो डी ऑप्शन सही है। तो हमें क्या बतलाना है इसमें? गलत बतलाना है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है कि राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है, यह बात मार्गेनथाउ के पर्यायवादी सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत
नहीं है, ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया। तो जो वह प्रधानमंत्री कौन थे जिसके समय में पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया गया था। तो वह थे इंद्र कुमार गुजराल। ऑप्शन सही हमारा होता है ए, ऑप्शन ए इंद्र कुमार गुजराल। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उन्हें हमें सत्य असत्य के रूप में बतलाना है। तो कथन ये है कि हॉब्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि प्रजा संप्रभु की आज्ञा का पालन दंड के डर से करती है। तो देखिए हॉब्स ने यह बात कही थी कि जो प्रजा है वह संप्रभु की आज्ञा के पालन करती है दंड के डर से, और दायित्व सिद्धांत शारीरिक है, यह भी बात हॉब्स के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए तो हमारा सही होता है, और कथन एक सही है। और कथन आर जो दिया गया है कि हॉब्स के प्रकृति के नियम स्वहित की विवेकपूर्ण अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं थे, बल्कि ये नैतिक नियम थे जो कर्तव्यों का विधान करते थे, और ये अनिवार्य थे क्योंकि इसको ईश्वर द्वारा दिया गया था। तो कथन आर भी सही है। तो हमें इसमें सत्य कथन बतलाना है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होता है। ऑप्शन ए सही होता है, ए और आर दोनों सत्य हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। तो वह थे एलन रंगराजन की बुक है कौटिल्य द अर्थशास्त्र। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये थिंकर्स हैं, उनकी थ्योरी दिया गया है। तो ए.जी. फैंक जो है इनकी थ्योरी थी, यह संबंधित थे निर्भरता सिद्धांत यानी डिपेंडेंसी थ्योरी से। और कार्ल डब्ल्यू ड्यूस थे संचार सिद्धांत यानी कम्युनिकेशन थ्योरी से। मिखाइल गोर्बाचोव जो थे वह संबंधित थे खुलापन या ग्लासनोस्ट संधि से और थ्योरी से। और मर्टन कापलान जो थे वह संबंधित थे व्यवस्था सिद्धांत से यानी प्रणाली या सिस्टम थ्योरी से। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन 4-3-1-2 देख लेते हैं। ऑप्शन डी सही होता है हमारा 4-3-2-1-2। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1943 में गठित स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारत में जो 1943 में गठित स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति थी, इसके अध्यक्ष थे सर जोसेफ भोरे। ऑप्शन बी हमारा सही होता है सर जोसेफ भोरे। अगला क्वेश्चन है कि गाया की अवधारणा किसने थी। जो गाया हाइपोथेसिस थ्योरी जो है उसके इसके जो अवधारणा मतलब इसको जो दिया था गाया थ्योरी को, वह थे जेम्स लॉलोक के द्वारा गाया थ्योरी प्रतिपादित की गई थी। यह जो इन्वायरमेंट से संबंधित पारिस्थितिक से संबंधित यह थ्योरी है गाया हाइपोथेसिस थ्योरी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 13वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। यह हमें बतलाना है कि 13वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या नहीं था। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को आयोग द्वारा हटा दिया गया था, तो इसे हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो हमें सत्य कथन बतलाने हैं। तो देखिए पहला है कि इसे प्रिजन डायरी नामक उनकी पुस्तक में संपूर्ण क्रांति पर उनकी टिप्पणी में ढूंढा जा सकता है। तो पहला कथन तो सही है। सेकंड है कि इसे भ्रष्टाचार के भार, सत्तावाद के उदय, सामाजिक भेद इत्यादि से बिखरती भारतीय राज्य व्यवस्था में ढूंढा जा सकता है। तो ऑप्शन सेकंड भी सही हमारा होता है। थर्ड है कि लोकतंत्र के आधार के रूप में नैतिक समाज की उनकी तलाश उनके संपूर्ण क्रांति के निर्देशक शक्ति थी। तो थर्ड कथन भी सत्य है। फोर्थ है कि उनकी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा राजनीतिक केंद्रीकरण के और आर्थिक विकेंद्रीकरण के प्रति उनके समर्थन पर आधारित थी। तो यह गलत है। तो हमारा देखिए ऑप्शन इसमें सही बतलाना था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सही होता है। हम कूट देख लेते हैं।